हेलो दोस्तों, कंपनी लॉ की क्लास में आप सभी का प्यारा सा वेलकम। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो विदाउट टाइम वेस्ट कीजिए, फटाफट से आ जाइए फर्स्ट टर्म दैट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए चार्ज का मतलब होता है कोई भी इंटरेस्ट। ठीक है, चार्ज का मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर इसी को हम लीन भी बोल देते हैं। लीन इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कोई भी इंटरेस्ट या लीन जो क्रिएटेड किया जाता है ऑन दी एसेट्स या प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट और लोन। यानी क्या होता है, जब भी कंपनी क्या करती है, लोन लेती है, जब भी कंपनी लोन लेती है उसके बदले जो चीज सिक्योरिटी रखेगी उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगाया जाता है। उसी इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो फ्रेंड्स हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं। वन इज फिक्स्ड, सेकंड इज फ्लोटिंग। फ्रेंड्स ध्यान रहे, जो भी मैंने आपको चार्ट बुक शेयर की है उसका पेज नंबर 25 है चार्ट बुक का, जहां से हम आज की क्लास कर रहे हैं। पेज नंबर 25 से रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज हेडिंग, देन फर्स्ट टर्म इज व्हाट इज चार्ज, सेकंड टर्म इज टाइप ऑफ चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है फिक्स्ड चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्रेंड्स जब भी किसी स्पेसिफाइड एसेट्स पर लगाया जाता है, फिक्स्ड का मतलब होता है जब भी किसी स्पेसिफाइड एसेट्स पर लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स चार्ज। जैसे कोई भी लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, कोई भी प्लांट है, मशीनरी है, उस पर हम क्या जो चार्ज लगाते हैं दैट इज फिक्स चार्ज। और उस एसेट्स को कंपनी सेल नहीं कर सकती बिना लेंडर की कंसेंट के, यानी जिसके पास वो प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी रखी गई है उसकी परमिशन के बिना कंपनी जो है इसको सेल और परचेज नहीं कर सकती। अब अगर हम बात करें फ्लोटिंग चार्ज की, तो फ्लोटिंग चार्ज जो ऐसी एसेट्स पर लगता है जिसको कंपनी बाद में सेल परचेज कर सकती है, कंपनी उन एसेट्स के साथ बिजनेस भी कर सकती है। जैसे हो गया स्टॉक हो गया, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं बुक डेप्ट हो गया, बुक डेप्ट या फिर इन्वेंट्री होगी। ये सब चीजें जो होती हैं ये हमारी फ्लोटिंग मतलब इनकी जो रेट होती है वो फ्लोट होता रहता है। ये भी कंपनी की एसेट्स होती हैं, लेकिन इसको जब हम एज ए सिक्योरिटी रखते हैं देन कंपनी ऑल्सो सेल एंड परचेज बाय कर सकती है और साथ ही साथ कंपनी बिजनेस कर सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर कहता है कि क्या होता है, कई अब ये क्या होता है, ये जो फ्लोटिंग चार्ज है ना ये भी फिक्स बन जाता है, इसका भी कन्वर्जन हो जाता है फिक्स्ड में। अब किन केसेस में ये फिक्स होता है फ्रेंड समझिए, जब कंपनी और लेंडर के बीच में कोई भी प्रॉपर्टी जो है लोन के बदले सिक्योरिटी रखी जाती है तो एक चार्ज डीड बनाई जाती है जिसमें मेंशन होता है कि इस एसेट्स पर कितना चार्ज है, कितना कंपनी को पे करना है, वो चार्ज डीड बनाई जाती है। और उसी के अंदर ये भी लिखा जाता है कि किन केसेस में ये फ्लोटिंग चार्ज जो है ये भी फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी चार्ज डीड के अंदर ये भी मेंशन होता है कि किन केसेस में कौन से ऐसे इवेंट है जिन पे जो है क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड में। और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, बाय द वे ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स पारदर्शिता। ठीक है, कोई भी चीज हमारे सामने आना, हमारा क्या है, फ्लोटिंग चार्ज है। ठीक है, कंपनी इसमें सेल परचेज कर रही है, कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी जो वो सर्कमस्टेंसेस होती हैं या ऐसी जो पॉलिसी हम कह सकते हैं जो कंपनी को फॉलो करनी चाहिए, अगर वो कंपनी फॉलो नहीं करती तो उसको क्रिस्टलाइज किया जाएगा, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी ताकि पारदर्शिता लाने के लिए कि जो चार्जशीट में लिखा गया था वो सही है या नहीं। अगर वो सब चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाता है लेंडर की कंपनी ने ऐसा कुछ किया है, तो फिक्स्ड चार्ज क्या हो जाएगा, सॉरी फ्लोटिंग चार्ज फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कंपनी इस वाली एसेट्स को भी सेल परचेज नहीं कर सकती। और इस सारी प्रोसेस को यानी कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज इज द बाय वे ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब कौन कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जिनके ऊपर जो है फ्लोटिंग चार्ज जो है हमारा फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वन थिंग, अगर मान लो पता चलता है लेंडर को कि कंपनी जो है लिक्विडेशन में जा रही है, पहली चीज अगर कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, लिक्विडेशन का मतलब कंपनी वाइंड अप हो रही है। दूसरी बात क्या होगा, अगर कंपनी ने रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया, कंपनी ने रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया तो भी क्या करेगा लेंडर, इस फ्लोटिंग चार्ज को फ्रीज कर लेगा, इसको फिर कंपनी को इन एसेट्स को सेल परचेज नहीं करने देगा। या मान लो जो बिजनेस ऑफ कंपनी है वो स्टॉप हो गया, कंपनी रन ही नहीं कर रही, बिजनेस स्टॉप हो गया है,
तो चार्ज होल्डर क्या करेगा, एनफोर्स कर लेगा सिक्योरिटी, मतलब क्या करेगा, इस सिक्योरिटी को फ्रीज कर लेगा, अपने पास तक उसको सीमित कर लेगा। ठीक है, और ये सब इवेंट जो होंगे, ये जो इवेंट है जिनके बेस पे फ्लोटिंग चेंज इनटू फिक्स, ये जो होगा ये चार्ज डीड में मेंशन होगी, ये सारी बात जब ये क्रिएट की जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात। ये था हमारा क्रिस्टलाइजेशन। अब जो हमारा सेक्शन 77 है, यहां पर ड्यूटी दे रखी है। किसकी ड्यूटी दे रखी है, रजिस्टर चार्ज की। कैसे चार्ज को रजिस्टर भी किया जाएगा, जैसे ही चार्ज क्रिएटेड होगा लेंडर और कंपनी के बीच में, तो कंपनी की ड्यूटी बनती है उसको रजिस्टर कराए। रजिस्टर कराने के लिए आपको पता है, कंपनी का कोई भी काम, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी क्लॉज अगर आपको रजिस्टर कराना है, देन यू हैव टू गो टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आप विद इन 30 डेज, जैसे ही चार्ज क्रिएट होगा, चार्ज क्रिएट के 30 डेज के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास क्या कराएंगे, चार्ज को रजिस्टर कराएंगे, और साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। और ध्यान रहे, जो भी कंपनी होगी, कोई भी कंपनी चार्ज क्रिएट कर सकती है। जो भी एसेट्स है, प्रॉपर्टी है या अंडरटेकिंग है, भले ही आउटसाइड इंडिया और इनसाइड इंडिया दोनों ही जगह पर टेंजिबल एसेट्स के लिए भी क्रिएट कर सकती है और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए भी कर सकती है। समझ में आ गया। और जो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, इसमें मेंशन किया जाएगा चार्ज के पर्टिकुलर क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगी, और इंस्ट्रूमेंट भी लिखा जाएगा किस प्रॉपर्टी पे। इंस्ट्रूमेंट मतलब वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया गया है। समझ में आ गया। और इसी के अंदर सेक्शन 70 के अंदर ही ये जो है ना एक्सटेंशन, ये भी सेक्शन 70 के अंदर मेंशन कर रखा है कि वैसे तो आपको क्या है 30 डेज का टाइम पीरियड दे रखा है कि जैसे ही चार्ज क्रिएट होगा आप रजिस्ट्रार और कंपनी के पास 30 डेज के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर कराएंगे। ठीक है, ये तो है नॉर्मल। उसके बाद मान लो आप 30 डेज में नहीं करा पाते, पहले 30 डेज में नहीं करा पाते तो 60 डेज में, ठीक है, 60 डेज का टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप 60 डेज में भी नहीं करा सकते तो इसके साथ आपको 60 डेज का टाइम पीरियड और मिलेगा, लेकिन इसके साथ आपको फीस और पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी और इस अकॉर्डिंग आपको जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पर 120 डेज का टाइम पीरियड और मिल जाएगा। समझ में आ गया। वैसे 30 डेज है, लेकिन 60 डेज फर्दर आपको 120 डेज का टाइम पीरियड और मिल जाएगा। ये भी बात सेक्शन 77 में मेंशन है। अब आ जाइए सेक्शन 77 का सब क्लोज 3। ये कहता है अगर चार्ज को रजिस्टर ही नहीं किया, नॉन रजिस्ट्रेशन के केस में आप क्या करेंगे, अगर चार्ज को रजिस्टर ही नहीं किया, ठीक है, तो क्या कंसीक्वेंस होंगे। अगर मान लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर लिक्विडेटर जो है उसने चार्ज को इग्नोर कर दिया, अदर क्रेडिटर कहते हैं कि हम भी बाउंड नहीं है चार्ज के बदले, या लेंडर क्या कर देता है, लॉस खो देता है अपना स्टेटस ऑफ क्रेडिटर का, तो ऐसे केसेस में नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के केसेस में चार्ज क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। चार्ज आपका क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात को। साथ ही साथ यहाँ पर सेक्शन 17 दे रखा है, 17 का सब क्लोज हमें 4 दे रखा है, जिसके अंदर कह रखा है कि मान लो भले ही चार्ज आपका जो है क्रिएट हुआ था, रजिस्टर नहीं हुआ, ठीक है, उस केस में क्या होगा, सिक्योरिटी भले ही इफेक्ट होगी लेकिन डेप्ट इफेक्ट नहीं होगा। जैसे चार्ज अगर रजिस्टर नहीं हुआ, नॉन रजिस्ट्रेशन हुआ, तो इससे जो भी सिक्योरिटी थी आप उसको सेल परचेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सिक्योरिटी तो भले ही क्या होगी, अफेक्ट होगी, लेकिन डेप्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तब भी जो कंपनी है लाइबल होगी लेंडर को, जो भी उसने लोन लिया है उसको रिटर्न करने के। समझ में आ गई। ये था सेक्शन 17 का सब क्लोज 4। साथ ही साथ यहाँ पर सेक्शन 80 के अंदर हमें दे रखा है कि डीम्ड नोटिस टू चार्ज, जैसे ही चार्ज रजिस्टर होगा उसको पब्लिक रिकॉर्ड में भी मेंशन किया जाएगा। देखो यहाँ पर कह रखा है कि चार्ज जैसे ही क्रिएट होगा उसका नोटिस दिया जाएगा पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर। क्यों दिया जाएगा पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर, ताकि अगर कोई भी पब्लिक हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, हमारी कंपनी के साथ बिजनेस कर रही है, तो उसको पता चले कि इस कंपनी ने इतना जो है लोन ले रखा है, कंपनी की पोजीशन का पता चले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ज का टॉपिक, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का। अब आ जाइए यहाँ पर सेक्शन 78 पे। देखिए ये एक टर्म है जो मैंने आपको समझाई है। अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज पे आपके पास कोई भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, इसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज चार्ज, देन टाइप्स, देन क्रिस्टलाइजेशन,
देन यू विल राइट डाउन द ड्यूटीज ऑफ कंपनी, देन एक्सटेंशन, देन दिस, ये मतलब ये प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, इसलिए मैं आपको इसी तरीके से समझा रही हूँ। साथ ही साथ जैसे ही आप क्लास देखेंगे इस क्वेश्चन को एज इट इज लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 78 पे। सेक्शन 78 हमारा क्या कहता है? सेक्शन 78 कहता है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर। देखो वैसे तो क्या होगा, जैसे ही चार्ज क्रिएट होगा, कंपनी की ड्यूटी हमें अंडर सेक्शन 77 दे रखी है कि वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाएगा कि इस चार्ज को रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है सेक्शन 78 के अंदर, या चार्ज होल्डर भी रजिस्टर करा सकता है। चार्ज होल्डर यहाँ पर कौन हो गया? लेंडर। तो सेक्शन 78 टॉकिंग अबाउट चार्ज होल्डर, क्या चार्ज होल्डर भी रजिस्टर करा सकता है? तो यस फ्रेंड, चार्ज होल्डर भी रजिस्टर करा सकता है अंडर सेक्शन 78। कंपनी अगर फेल हो जाती है, चार्ज होल्डर कैन रजिस्टर इफ कंपनी फेल्स। ठीक है, अगर कंपनी फेल हो जाती है तो चार्ज होल्डर रजिस्टर कराएगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या प्रोसीजर होगा रजिस्ट्रेशन का? वही, चार्ज क्रिएट हुआ, कंपनी फेल होगी, चार्ज होल्डर जाएगा, और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि चार्ज होल्डर जो है सही अप्लाई कर रहा है, यहाँ पर चार्ज का CHG फॉर्म नंबर 1, CHG फॉर्म नंबर 1 चार्ज को रजिस्टर कराने का फॉर्म नंबर है, इस फॉर्म को लेकर चार्ज होल्डर जाएगा। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो रजिस्टर भी करेगा, साथ ही साथ उसको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी देगा। और इसके अंदर क्या क्या पर्टिकुलर होने चाहिए? वही सेम जो ड्यूटी ऑफ कंपनी के केस में था कि किस एसेट्स पे चार्ज लगाया गया है, क्या है चार्ज, कितना है चार्ज, फ्लोटिंग है, फिक्स्ड है, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो सब आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है रजिस्ट्रार जो क्या करेगा, चार्ज करेगा रजिस्टर को। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो चार्ज इन दी फेवर ऑफ एप्लीकेंट होगा, इन दी फेवर ऑफ एप्लीकेंट। और एप्लीकेंट तो आपको पता ही है कौन है, यहाँ पर एप्लीकेंट है यहाँ पर चार्ज होल्डर। समझ में आ गई इतनी बात? अब आ जाइए, हमारे पास नेक्स्ट हमें दे रखा है सेक्शन 79। सेक्शन 79 को रीड करेंगे, देन हम 82 को रीड करेंगे, 83 को रीड करेंगे, देन 85 को रीड करेंगे, वन बाय वन इसी सीक्वेंस में आप इस क्वेश्चन को समझते जाइए। अब देखिए 78, 79, 2, 3, 5, देन वी विल रीड सेक्शन 81। वाई? क्योंकि इसका जो भी काम है वो इन सब प्रोसीजर के बाद में आएगा। ठीक है, अब सेक्शन सबसे पहले 79 को समझिए। 79 हमें क्या कहता है? 79 हमें कहता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन स्पेसिफिक मैटर। ठीक है, और स्पेसिफिक मैटर में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? ये रजिस्ट्रेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने आपको पहले बताया। अब कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन इन स्पेसिफिक मैटर। अब ये स्पेसिफिक मैटर क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर दो तरह के मैटर की बात की गई है। पहला, अगर कंपनी अगर अमलगेमेशन में चली जाती है, कंपनी अमलगेमेशन मतलब मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कंपनी अमलगेमेटेड हो जाती है, मर्ज हो जाती है, तो जो भी चार्ज क्रिएटेड होगा अमलगेमेशन से पहले, कंपनी क्या हुई? मर्ज। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझो, चार्ज क्रिएटेड हुआ यहाँ पर बिफोर मर्ज या अमलगेमेशन हम बोल सकते हैं। देन जो भी चार्ज रजिस्टर होगा उसके बाद, इसके बाद जो भी चार्ज यहाँ पर रजिस्टर होगा वो किसकी फेवर में होगा? वो रिजल्टिंग कंपनी की फेवर में होगा। समझ में आई इतनी बात? रिजल्टिंग कंपनी की फेवर में होगा यहाँ पर। ठीक है, ये था हमारा पहला प्रोसीजर, स्पेसिफिक मैटर। अगर कंपनी मर्ज हो जाती है, देन चार्ज जो है मर्ज से पहले क्रिएट हुआ था, तो जो रिजल्टिंग कंपनी है उसकी फेवर में चार्ज क्रिएट होगा। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है, मान लो रिकंस्ट्रक्शन हो रही है कंपनी, या सेल हो रही है, या फिर लीज पे दे गई है, और यहाँ पे देखो टाइम पीरियड भी दे रखा है 30 डेज। जहां पे भी ऐसे कोई भी नंबर है समझ जाइएगा, दैट इज टाइम पीरियड। 30 डेज का टाइम पीरियड है जिसमें जो है रिजल्टिंग कंपनी की फेवर में चार्ज जो है रजिस्टर होगा। अगर कंपनी में कंस्ट्रक्शन हो रही है, सेल हो रही है, लीज हो रही है, उस केस में क्या होगा? उस कंपनी में अगर चार्ज जो है, देखो इन दी केस ऑफ सेल हो गया, लीज हो गया, या फिर हमने कहा कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के केस में अगर चार्ज जो है वो क्रिएट हुआ, कब क्रिएट हुआ? बिफोर द कंस्ट्रक्शन। चार्ज अगर बिफोर द कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ, तो जो भी कंस्ट्रक्टेड कंपनी होगी उसी की फेवर में क्या हो जाएगा? चार्ज रजिस्टर हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात?
कि जो भी कंस्ट्रक्टेड कंपनी होगी, रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो भी कंपनी होगी, चार्ज उसकी फेवर में क्रिएट हो जाएगा। और इसका भी टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 30 डेज का टाइम पीरियड दे रखा है। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 82 कहता है कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। जब कोई भी चार्ज फुली क्रिएट हो गया, फुली रजिस्टर हो गया, सब सेटिस्फेक्शन होगी कि चार्ज जो है क्रिएट हो गया, तो क्या करेगा 30 डेज के अंदर अंदर, देखो पहले कंपनी और लैंडर के बीच में चार्ज क्रिएट हुआ, फिर रजिस्टर कराया, फिर सर्टिफिकेशन मिला, उसके बाद कंपनी, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ, वैसे तो ड्यूटी बनती है कंपनी की चार्ज को रजिस्टर कराने की, लेकिन अगर कंपनी फेल होगी तो किसने कराया, चार्ज होल्डर ने कराया। और चार्ज होल्डर के कराने के बाद अगर कंपनी और चार्ज होल्डर के बीच में सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि ठीक है ये चार्ज क्रिएट हुआ, इस फॉर्म में हुआ, इस एसेट्स पे हुआ, तो 30 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर इंटीमेट किया जाएगा किसको, रजिस्ट्रार को। इंटीमेशन दी जाएगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, किस चीज के लिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की, कि जो भी चार्ज है उस पे हम लोग सेटिस्फाई हैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की। कौन सा सेक्शन कह रहा है, सेक्शन 82। ठीक है, अब 83 में यहां पर कहता है, जो यहाँ पर ये वाला जो हम चार्ज सर्टिफिकेशन का जो नोटिस देंगे ना, यहाँ पर आएगा चार्ज फॉर्म नंबर 4। ध्यान रखिएगा, मैंने चार्ट, ये जो चार्ट बुक है उसके अंदर कौन सा फॉर्म नंबर किस सब्जेक्ट के लिए लगेगा सब मेंशन किया है। प्लीज उसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, देन प्रैक्टिस टू राइट डाउन। ठीक है, तभी याद होंगे। ऐसे तो हर सेक्शन में अलग चार्ज और फॉर्म नंबर आ रहा है, तो ध्यान दीजिए। CHG चार्ज, MGT मैनेजमेंट का फॉर्म, DIR डायरेक्टर फॉर्म, या फिर INC जो है इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, इन सब चीजों को ध्यान रखना है, कोई भी मिस्टेक ना हो आपके एग्जाम में। अब आ जाइए सेक्शन 83 पर। यहां पर कहता है कि रजिस्ट्रार के पास पावर है, वो एंट्री कर सकता है सेटिस्फेक्शन की। जैसे ही 82 में चार्ज सेटिस्फाई हुआ, 83 में रजिस्ट्रार क्या करेगा, एंट्री करेगा। रजिस्ट्रार एंट्री करेगा किस रिगार्डिंग, सेक्शन 82 के रिगार्डिंग, कि चार्ज जो है सेटिस्फाई हो गया। दूसरी बात यहां पर कह रहा है, और रिलीज भी कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी। अगर मान लो कंपनी ने इंटीमेशन दी ही नहीं सेटिस्फेक्शन की, तो रजिस्ट्रार के पास पावर है, वो रिलीज भी कर सकता है चार्ज को, कि ये जो है कंपनी ने जो है यहाँ पर हमें इंटीमेशन नहीं दी। तो यहाँ पर कह रहा है अगर मान लो फेल हो जाती है कंपनी, बताती नहीं रजिस्ट्रार को कि हम सेटिस्फाई हैं इस चार्ज से, कंपनी और लेंडर दोनों के बीच में सुलह हो जाती है, तो रजिस्ट्रार यहाँ पर एंट्री भी कर सकता है अपने आप, और उसको क्या कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है। अब कब रजिस्टर करेगा, अगर जो है, देखो हमने लिखा एंट्री भी कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है, लेकिन क्या क्या केसेस है, अगर रजिस्ट्रार को पास रीजन टू बिलीव है, रीजन टू बिलीव RTB, मतलब उसके पास कारण है विश्वास करने का कि कंपनी और लेंडर सेटिस्फाई हैं, तो वो खुद से एंट्री कर देगा। अगर उसको राइटिंग में कोई इंफॉर्मेशन मिली है चार्ज होल्डर से कि हम लोग सेटिस्फाई हैं, कंपनी फेल होगी तो क्या हो गया, चार्ज होल्डर भी इंटीमेट कर सकता है रजिस्ट्रार को कि हम लोग सेटिस्फाई हैं। या फिर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई भी ऑर्डर पास कर दिया, देखो मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, मैं चार्ट बुक से पढ़ा रही हूँ, लिखना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। प्लीज पेज नंबर 25 को ओपन करके देन आप ये सब चीजें जो है रीड कीजिएगा, समझिएगा, साथ ही साथ दिमाग में चली जाएंगी आपके। और अगर मान लो चार्ज होल्डर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता 30 डेज ऑफ नोटिस के बाद, तो भी ये माना जाएगा कि कंपनी और लेंडर सेटिस्फाई है रिगार्डिंग चार्ज, तो रजिस्ट्रार अपने आप क्या कर देगा, एंट्री कर देगा। और साथ ही साथ यहाँ पर सेक्शन 85 में कंपनी के लिए मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट दे रखी है, कंपनी के लिए मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट। अब किस चीज का मेंटेनेंस होगा वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना, जब भी यहाँ पर चार्ज क्रिएट हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, तो एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। उस रजिस्टर में सारे पर्टिकुलर ऑफ चार्ज लिखे जाएंगे। अभी तक क्या हुआ, हमने चार्ज क्रिएट किया, देन रजिस्टर कराया, दोनों की सेटिस्फेक्शन हुई, हमें सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर चार्ज का मिला। अब हम कंपनी में भी तो उसका रिकॉर्ड रखेंगे ना, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी के लिए मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, कंपनी क्या करेगी, एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, एक रजिस्टर मेंटेन करेगी। ठीक है, किस फॉर्म में मेंटेन करेगी, यहां पर CHG 7 चार्ज फॉर्म नंबर 7 में जो फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट में ही क्या करेगी, रजिस्टर को मेंटेन करेगी, जिसके अंदर साथ ही साथ फीस के साथ रजिस्ट्रार को भी इंटीमेशन देगी कि हमने जो है कंपनी के अंदर भी एक रजिस्टर मेंटेन किया है जिसमें चार्ज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है, और साथ ही साथ जो भी चार्ज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जो भी रिकॉर्ड है, उसको प्रिजर्व करेगी। जो भी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करेगी कि उनके द्वारा वो सब पूरी की जाएंगी।
और अगर कंप्लाइंस नहीं किया जाता, जो भी प्रोसीजर है, जो भी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है कंपनी के लिए चार्ज से रिलेटेड, तो उनको पेनल्टी भी हो सकती है। समझ में आ गई इतनी बात। अब यहाँ पर दे रखा है सेक्शन 81 कहता है रजिस्टर ऑफ चार्ज टू बी केप्ट बाय रजिस्ट्रार। देखो यहाँ तक क्या था, सारा ही कंपनी का काम था और लेंडर का काम था, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी सारी पूरी कर दी। अब यहाँ पर एक बात आ रही है रजिस्ट्रार के बारे में। सेक्शन 81 के अंदर रजिस्ट्रार भी क्या करेगा, अपने पास जो है मेंटेनेंस ऑफ चार्ज का जो रजिस्टर है, उस रजिस्टर को अपने पास भी क्या करेगा, अपने रिकॉर्ड में रखेगा, रजिस्टर को रिकॉर्ड में रखेगा। ठीक है, क्यों रखेगा, ताकि जब भी कोई भी जो है पर्सन है, अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, कंपनी ने लोन ले रखा है या नहीं, ऐसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट से, लोन रिलेटेड, डेप्ट रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन के लिए वो कहाँ जाएगा, रजिस्ट्रार के पास जाएगा। क्योंकि जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है उसके पास तो जाएगा नहीं कि प्रूफ दिखाओ तुम सही हो या गलत, तो हम इंक्वायरी कहाँ करेंगे, किसी थर्ड पर्सन से करेंगे कि ये पर्सन रिलायबल है या नहीं। ऐसे ही आम जनता, कोई भी सिविल पर्सन अगर कंपनी के डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहता है, वो कहाँ जाएगा, रजिस्ट्रार के पास। तो इसीलिए रजिस्ट्रार के पास भी तो रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है ना। तो सेक्शन 81 के अंदर रजिस्ट्रार भी क्या करेगा, एक रजिस्टर का रिकॉर्ड रखेगा। जितने भी चार्ज रजिस्टर हैं, सेटिस्फाई हैं या रिलीज किए गए हैं, मान लो 2-3 एसेट्स पे चार्ज क्रिएटेड हुआ था, एक एसेट्स के बदले लोन खत्म हो गया, उसके चार्ज को रिलीज कर दिया जाएगा, वो भी इंफॉर्मेशन रखी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो इंडेक्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज होगा वो ओपन होगा आम जनता के लिए, कोई भी उसको जो है यहाँ पर क्या कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर डेट लिखी जाएगी, किस दिन चार्ज क्रिएट हुआ, डेट एंड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखा जाएगा, प्रॉपर्टी क्या है, कितना अमाउंट सिक्योर्ड है, मतलब जो भी चार्ज से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कोमा बिंदु सब मेंशन किया जाएगा रजिस्ट्रार के पास जो रिकॉर्ड होगा। ये था हमारा सेक्शन 81। अब आ जाइए यहाँ पर सेक्शन 84 यहाँ पर आता है, क्योंकि देखो 8 हो गया, 9 हो गया, 2, 3, 5 एंड 1 हो गया। अभी हमारे पास जो सेक्शन रहता है दैट इज सेक्शन 84। और यहाँ पर इसके बाद हम किसको समझते हैं वो आप देखिए। सेक्शन 84 हमारा क्या कहता है, देखिए अब हम समझेंगे यहाँ पर 3 सेक्शन और समझेंगे। सेक्शन 84 क्या कहता है, सेक्शन 80 यहाँ पर 6 क्या कहता है, और सेक्शन 87। ठीक है, इन सबको समझने वाले हैं। अब देखिए सेक्शन 84 हमें कहता है कि इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑफ मैनेजर। ठीक है, कब इसको जो है अपॉइंट किया जाता है, किस कारण में किया जाता है, सबसे पहले वो समझिए। देखिए जब भी कोई भी रिसीवर या मैनेजर अपॉइंटेड होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी या अंडरटेकिंग चार्ज, मान लो कोई भी हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर ली, लोन दिया, चार्ज क्रिएट किया, चार्ज को रजिस्टर कराया, मेंटेन किया रजिस्टर। अब मान लो कभी कोई भी कंपनी की तरफ से डिफॉल्ट हो जाता है, तो कंपनी की कितनी एसेट्स है उसका हिसाब किताब लगाया जाता है। वो हिसाब किताब लगाने के लिए, उस एसेट्स को मैनेज करने के लिए एक रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। कौन से सेक्शन के अंदर, 84 के अंदर। किसको अपॉइंट किया जाएगा, 84 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात हो रही है। अब समझिए क्या कह रहा है ये, कि जब भी यहाँ पर कोई भी रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा, कंपनी 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ फॉर्म नंबर CHG9, ठीक है, CHG9 फॉर्म नंबर के तहत रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेगी कि हमने क्या किया है, एक रिसीवर अपॉइंट किया है। यहाँ पर किसको इन्फॉर्म किया जाएगा, रजिस्ट्रार को। ठीक है, किस बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में। अब क्यों किया जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर फीस भी लगाई जाएगी यहाँ पर, कि जो है जैसे ही कंपनी अपनी एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, हिसाब किताब लगाने के लिए रिसीवर अपॉइंट करेगी, इस फॉर्म नंबर के तहत रजिस्ट्रार को भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब ये अगर मान लो इसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 86 के अंदर उसको क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। किस लिए, अगर उसने सेक्शन 84 को कंप्लाइंस नहीं किया, तो सेक्शन 86 के अंदर उसको पेनल्टी लगाई जाएगी। और क्या पेनल्टी लगाई जाएगी, देखिए, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। सबसे पहले समझिए, अगर कंपनी या कोई भी ऑफिसर ऑफ द कंपनी डिफॉल्ट करता है, ठीक है, बिना रीजनेबल कारण करता है, या फिर कोई भी कंपनी या ऑफिसर ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है रजिस्ट्रार को या इंस्पेक्शन के लिए, तो वो माना जाएगा सेक्शन 84 का कॉन्ट्रावेंशन। और उस केस में यहाँ पर जो भी है 3 लाख तक की पनिशमेंट, ठीक है, 3 लाख तक की पनिशमेंट हर ऑफिसर को जो भी डिफॉल्ट कर रहा है। साथ ही साथ 6 महीने तक की सजा, 6 महीने तक का कारावास लगाया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर विच और फाइन में बी एक्सटेंड
वन लाख और बोथ। देखिए यहाँ पर क्या है, फाइन विच में बी एक्सटेंड टू 3 लाख एंड अब एवरी ऑफिसर, यहाँ पर देखिए कंपनी के लिए जो फाइन है दैट इज 3 लाख है। अगर कंपनी डिफॉल्ट करेगी 3 लाख का जुर्माना लगेगा। अगर कोई भी ऑफिसर डिफॉल्ट करता है 6 महीने की कारावास, साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। किसके ऊपर? सेक्शन कंपनी और ऑफिसर के ऊपर, सेक्शन 86 के अंदर। अब यहाँ पर जो सेक्शन 87 दे रखा है ना, यहाँ पर जो हमारा 2014 का एक्ट है ना, ठीक है, उससे रिलेटेड रूल नंबर 12 दे रखा है। अब ये कहता है कि रेक्टिफिकेशन ऑर्डर इन रजिस्ट्रार ऑफ चार्ज बाय कंपनी, कि मान लो हमने जो रजिस्ट्रार के पास जो चार्ज जो है रजिस्टर कराया था, क्या उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है? रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना। किसमें? चार्ज में। सेक्शन 87 के अंदर रेक्टिफाई किया जाएगा। चार्ज को किन केसेस में किया जाएगा? सबसे पहले कंपनी CHG फॉर्म नंबर 13 के तहत अप्लाई करेगी रजिस्ट्रार के पास कि हम जो है चार्ज को रेक्टिफाई करना चाहते हैं। साथ ही साथ नोटिस भी देगी, ये है एप्लीकेशन का फॉर्म। साथ ही साथ CHG में सेक्शन फॉर्म नंबर 14 में नोटिस भी देगी। और यहाँ पर अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को लगता है, मे थिंक फिट, अगर उसे लगता है कि सही है, तो वहां पर जो रेक्टिफिकेशन की एंट्री है वो कर दी जाएगी। अगर रजिस्ट्रार को खुश कर दिया आपने, सेटिस्फाई कर दिया कि रीजनेबल जो है रीजन है, देन आपकी एंट्री हो जाएगी उस चार्ज के अंदर, उस चार्ज को रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये पेज नंबर 27 में पढ़ रही हूँ, ये जो है पेज नंबर 27 पढ़ रही हूँ। इसमें जो भी कोर कंसेप्ट थे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए सेक्शन को। साथ ही साथ यहाँ पर एक जो है शीट बना रखी है मैंने, ऑल चार्ज फॉर्म एट ए ग्लांस। इसको प्लीज जरूर देख के रिटन प्रैक्टिस किया कीजिए। अदरवाइज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनको जो है टैली किया कीजिए। अगर लग रहा है कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है तो स्पेसिफिक उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो ये था। अब आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास सेक्शन 88 आ रहा है कि रजिस्टर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय कंपनी। मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए सेक्शन 88 हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, इन सब के बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज सेक्शन 88। जैसे कि हम लोग ये सेक्शन सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, और ये जो सेक्शन, जो एक सेक्शन का स्लॉट है ना, मतलब जैसे अब मैं आपको 88 से 92 तक पढ़ाऊंगी तो ये एक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है अलग अलग। जो सेक्शन जिस प्रोविजन से रिलेटेड है उनको एक साथ कंसोलिडेट करके आपके लिए चार्ट बुक बनाई गई है। प्लीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए पूछा क्या जा रहा है वही लिखना है, एक्स्ट्रा आपको ये नहीं दिखाना कि हमें सब आता है। अब आ जाइए सेक्शन 88 पर। यहाँ पर कह रहा है कि रजिस्टर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय कंपनी। यहाँ पर हमने पहले ही बताया, देखो यहाँ पर अब बात हो रही है मेंबर। देखो अब इसमें हम समझेंगे मेंबर और एनुअल रिटर्न के बारे में, मेंबर और एनुअल रिटर्न के बारे में। अब ये क्या होता है, सबसे पहले कहता है सेक्शन 88 कि कंपनी की ड्यूटी बनती है कि जितने भी उसके मेंबर है, कंपनी की ड्यूटी कि मेंबर से रिलेटेड वो क्या करे, रजिस्टर मेंटेन करे। ठीक है, ये किसकी ड्यूटी है, कंपनी की, कि जो जो मेंबर है उसकी कंपनी में उससे रिलेटेड मेंबर जो है रजिस्टर मेंटेन करे। किस किस के बारे में, एक तो जो मेंबर है, दूसरा यहाँ पर आ गया जो डिबेंचर होल्डर, DH डिबेंचर होल्डर जो है उनकी जो है डिटेल रखिए। तीसरा जो भी अदर सिक्योरिटी होल्डर है, इस रजिस्टर में 3 यहाँ पर जो है पर्सन की जो है आइडेंटिटी को मेंटेन किया जाएगा। 1 इज मेंबर ऑफ कंपनी, सेकंड इज डिबेंचर होल्डर, थर्ड इज अदर सिक्योरिटी होल्डर की जो है मेंटेन किया जाएगा सेक्शन 88 के अंदर। लेकिन सच क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड आर एग्जम्प्टेड, मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसको एग्जम्प्ट किया गया है तो उसमें जरूरत नहीं होती। जैसे 1 पर्सन कंपनी है या स्मॉल कंपनी है, उसमें लिमिटेड मेंबर होते हैं। जैसे 1 पर्सन कंपनी में तो 1 ही मेंबर होता है, तो वो क्या ही रजिस्टर मेंटेन करेगा। अगर कोई भी स्मॉल कंपनी है उसमें भी नीड नहीं होती। जिस क्लासेस ऑफ कंपनी को एग्जम्प्ट किया गया है उसको छोड़कर बाकी कंपनीज की ड्यूटी बनती है सेक्शन 88 के अंदर कि वो रजिस्टर को मेंटेन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सेक्शन 89 के अंदर डिक्लेरेशन होगी, किसके बारे में, डिक्लेरेशन अबाउट दी बेनिफिशियल इंटरेस्ट। अब सबसे पहले समझिए बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कंपनी के शेयर जो है किसी पर्सन ने खरीदे, ठीक है, अब उसने क्या किया, कंपनी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर था वो किसी और नाम से करा दिया। मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर किसी और नाम से, लेकिन उस शेयर से जो प्रॉफिट आ रहा है वो किसी और के पास जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो जाएगा उस पर्सन के लिए जिसके पास बेनिफिट जा रहा है, प्रॉफिट जा रहा है। अगर हम अभी नोट्स को देखें तो यहाँ पर दे रखा है कि जो भी रजिस्टर्ड ओनर होगा, सबसे पहले दे रखा है जो भी रजिस्टर्ड ओनर होगा
वो क्या करेगा, फॉर्म नंबर दे रखा है। अब देखो बेनिफिशियल इंटरेस्ट की बात आ रही है तो BEN फॉर्म नंबर 1 के तहत इन्फॉर्म करेगा किसको, बेनिफिशियल ओनर को जिसके पास प्रॉफिट जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर बेन नंबर 2 फॉर्म नंबर के तहत कंपनी को भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि मैं जो है रजिस्टर्ड शेयर ओनर हूं, लेकिन जो इसका बेनिफिशियल ओनर है वो कोई और है, तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट इस पर्सन को मिल रहा है। ये कह रहा है सेक्शन 89 डिक्लेरेशन की जाएगी कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, जो भी रजिस्टर ओनर है वो इस फॉर्म के तहत क्या करेगा, जो भी बेनिफिशियल ओनर है उसके पास भी डिक्लेरेशन करेगा, साथ ही साथ कंपनी को भी डिक्लेयर करेगा कि इस शेयर का प्रॉफिट जो है इस पर्सन के पास जा रहा है। साथ ही साथ जब भी जरूरत पड़ेगी चेंज भी किया जा सकता है, चेंज भी हो सकता है किसमें, बेनिफिशियल इंटरेस्ट में। अब ये कब होगा, मान लो कोई एक पर्सन, मान लो एक पर्सन ए है और एक बी है, देखिए यहाँ पर दो पर्सन है ए एंड बी, और यहाँ पे एक पर्सन मैंने और बना दिया सी। देखिए ये है रजिस्टर्ड ओनर, ठीक है, ये है बेनिफिशियल ओनर। अब किसी भी वजह से मान लो ये क्या हो रहा है कि ये अपने शेयर इसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, यहां पर इसने क्या कर दिया, अपने शेयर इसको ट्रांसफर कर दिए, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहां से स्किप हो जाएगा। अब रजिस्टर्ड ओनर तो यही रहेगा, लेकिन बेनिफिशियल ओनर कौन बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से बेनिफिशियल इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर सेक्शन 88 के अंदर ही दे रखा है कि अगर आपको जो यहाँ पर दे रखा है कि आपको बेनिफिशियल इंटरेस्ट के बारे में जो है इन्फॉर्म करना है रजिस्टर ओनर को, रजिस्टर ओनर की ड्यूटी है वो बेनिफिशियल ओनर को भी इन्फॉर्म करेगा, कंपनी को भी करेगा। अगर आप लोग इस रूल्स को, ये जो आपको बताया गया है टर्म्स एंड कंडीशन, इनको आप फुलफिल नहीं करते हो तो आप पे पेनल्टी लगेगी। यहां पर दे रखा है कि देखो जो प्रोसीजर है यहां पर सेक्शन 89 के अंदर की जो भी प्रोसीजर है बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल इंटरेस्ट या रजिस्टर ओनर से रिलेटेड, अब आपको पता चल गया कंपनी को कि ये जो है बेनिफिशियल ओनर ये है, प्रॉफिट इसको मिलना चाहिए। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके नाम से रजिस्ट्रेशन है तो इसके नाम को जो है इसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो भी बेनिफिशियल ओनर के नाम से रजिस्टर है। कंपनी को पता होने के बाद भी कि ये बेनिफिशियल ओनर है फिर भी उसके साथ डिफॉल्ट करती है तो यहां पर कंपनी को पेनल्टी लगेगी। देखो यहां पर दे रखा है क्या पेनल्टी लगेगी। सबसे पहली बात, कंपनी को जो है 10,000 पे जो है यहां पर जुर्माना लगेगा, फाइन अप टू 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज का फाइन लगेगा। कहां तक, अप टू एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, और जो भी ऑफिसर डिफॉल्ट है हर किसी को, यहाँ पर कंपनी को भी 10,000 का और जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व है उसको भी 10,000 का जुर्माना लगेगा। फर्दर फाइन जो है 1,000 पे एवरी डे, यानी अगर आप कंटिन्यू फिर भी फेलियर है, आप इनको रजिस्टर नहीं कर रहे, इनको प्रॉफिट नहीं दे रहे, तो 1,000 रुपीज पर डे के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। समझ में आ गई इतनी बात। साथ ही साथ यहाँ पर कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जम्प्ट कर सकती है किसी भी क्लास को, क्लासेस ऑफ कंपनी को, फ्रॉम कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। वैसे तो ये कंपनी के लिए मैंडेटरी है, उसको प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर एग्जम्पशन दे रखी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया है किसी कंपनी को तो उसके लिए ये रूल्स को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर जो हमने कहा कि कंपनी क्या करेगी, रजिस्टर मेंटेन करेगी मेंबर से रिलेटेड, डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड या अदर सिक्योरिटी होल्डर से रिलेटेड। अब उसमें डिटेल क्या डालेगी, यहाँ पर डालेगी नेम क्या है, एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, पैन नंबर क्या है, ये फ्रेंड सिंपल सी चीजें आप इनको पढ़ सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर एक फॉरेन रजिस्टर का पॉइंट दे रखा है कि कंपनी अगर आउटसाइड इंडिया है तो वहां पर फॉरेन में भी वो रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, और वो पेरियोडिकली, यानी जो मान लो कोई भी, यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही बताया फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, आउटसाइड इंडिया और इनसाइड इंडिया कंपनी हो सकती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स हो सकती है। अगर फॉरेन कंपनी है वो भी रजिस्टर मेंटेन करेगी, उसके लिए भी है बाउंड कि वो भी रजिस्टर को मेंटेन करेगी, साथ ही साथ इसकी कॉपी क्या करेगी, इंडिया में भी भेजेगी। जो भी इंडिया में वो कंपनी है उससे रिलेटेड जो है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में जो भी दे रखा होगा, जो उसका रजिस्टर ऑफिस होगा इंडिया में कॉपी सेंड करेगी, जो भी उसका रजिस्टर ऑफिस होगा इंडिया में। क्योंकि अगर कोई कंपनी आउटसाइड इंडिया है वहां पर भी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट है कि वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ऑथराइज्ड होनी चाहिए। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ऑथराइज्ड है तो वो कंपनी भले ही वहां हो, उसका रजिस्टर ऑफिस इंडिया में होगा या हो सकता है तो वहां पर भी उसकी कॉपी भेजी जाएगी रजिस्टर की, जो भी मेंबर से रिलेटेड है। साथ ही साथ जो भी एंट्रीज होंगी फॉरेन रजिस्टर में ट्रू मानी जाएगी, ये समझाने की जरूरत नहीं है। अब आप समझिए यहाँ पर सेक्शन 90 को समझिए। देखो सेक्शन 90 हमें क्या समझाता है, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। यहाँ पर एक टर्म दे रखी है SBO की, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। इसका मतलब है
कि इंडिविजुअल होल्डिंग, यानी मान लो कोई एक ही पर्सन है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट को जो है होल्ड करने वाला। यहाँ पर देखो एसबीओ की बात कर रखी है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का मतलब है कि अगर मान लो इंडिविजुअल, अगर एक ही पर्सन क्या है, होल्डर है किस चीज का, बेनिफिशियल इंटरेस्ट का, तो वो क्या करेगा, वो बैन नंबर 1 यानी बैन फॉर्म नंबर 1 की प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में क्या करेगा, डिक्लेरेशन देगा कि इसको कंपनी को कि मेंटेन किया जाए, क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए एसबीओ रजिस्टर को भी। इसमें हमने क्या किया, बेनिफिशियल इंटरेस्ट के रजिस्टर को मेंटेन किया। यहाँ पर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है किसमें, सेक्शन 90 के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर फाइल रिटर्न इन फॉर्म एसबीओ 1, और एसबीओ 1 के नाम से ही एक फॉर्म के फॉर्मेट में क्या किया जाएगा, रिटर्न भी फिल की जाएगी। समझ में आ गई इतनी बात, ये था सेक्शन 90। अब इसके अंदर भी पेनल्टी दे रखी है, सेम ही पेनल्टी है। यहाँ पर सबसे पहले 10,000 है, अगर इसको कंप्लाई नहीं किया जाता उसके बाद 1000 रुपीज है। ये आप खुद से रीड कर सकते हैं नोट्स के अंदर, इसमें कोई रॉकेट साइन नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन चल रहा है मेंबर का, डिबेंचर होल्डर का, अदर सिक्योरिटी का। कंपनी जब भी चाहे ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी को रजिस्टर नहीं करना चाहती तो वो रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर सकती है। सेक्शन 92 के अंदर यहाँ पर, सॉरी 91 के अंदर कंपनी के पास पावर है कि वो कभी भी रजिस्ट्रेशन क्या कर सकती है, क्लोज कर सकती है, रजिस्ट्रेशन क्लोज कर सकती है। किस चीज का, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी का। अब वो अगर शेयर और स्टॉक, शेयर डिबेंचर को सेल नहीं करना चाहती तो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी का रजिस्ट्रेशन क्लोज कर सकती है सेक्शन 92 के अंदर। साथ ही साथ 92 में यहाँ पर एआर एनुअल रिटर्न फिल की जाएगी। एनुअल रिटर्न का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर के अंदर एमजीटी फॉर्म नंबर 7, एमजीटी फॉर्म नंबर 7 का मतलब है यहाँ पर मैनेजमेंट का जो भी निर्णय होगा उसका फॉर्म नंबर 7 के फॉर्मेट में एनुअल रिटर्न फिल की जाएगी, रजिस्ट्रार के पास की जाएगी विद इन 60 डेज, और अदर देन ओपीसी विद इन 80 डेज। ठीक है, अगर मान लो कोई कंपनी, मतलब 1 पर्सन कंपनी है तो 180 डेज के अंदर जो है रिटर्न फिल करेगी, कहाँ पे, रजिस्ट्रार के पास। और अगर इसके अलावा कोई भी कंपनी है, ओपीसी के अलावा कोई भी कंपनी है तो वो 60 डेज के अंदर क्या करेगी, एनुअल रिटर्न फिल करेगी, कहाँ पर, रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। सेक्शन 92 के अंदर भी यहाँ पर पेनल्टी दे रखी है। सेक्शन 92 के अंदर किस चीज की पेनल्टी दे रखी है, यहाँ पर देखो हमने पढ़ा रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। सेक्शन 90 में हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो है एसबीओ इंडिविजुअल होल्डर का भी जो है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का भी जो है रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। अब जो यहाँ पर सेक्शन 92 में पेनल्टी दे रखी है ना, वो इसी से रिलेटेड दे रखी है। सेक्शन 90 से रिलेटेड पेनल्टी है कि अगर आप लोग ये रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हो तो वही पेनल्टी है। यहाँ पर कंपनी के लिए 3 लाख रुपए की पेनल्टी है अगर आप एसबीओ का रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हो। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के लिए 3 लाख तक की पेनल्टी है, आपके ऊपर कंपनी के लिए 3 लाख तक की पेनल्टी लगेगी, और 100 रुपीज पर डे लगेगा जब तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। साथ ही साथ अगर कोई भी ऑफिसर है तो ऑफिसर पे 50,000 की पेनल्टी लगेगी, और यहाँ पर भी 100 रुपीज पर डे लगेगा जब तक वो डिफॉल्ट जो है कंटिन्यू रहेगा। और इसके बाद लास्ट जो हमें गिवन है, अगर ओन कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, अगर मान लो कंपनी ने कोई सीएस भी अपॉइंट किया गया है, कंपनी ने किसी कंपनी सेक्रेटरी को भी अपॉइंट किया गया है तो उस पर भी पेनल्टी लगेगी इस डिफॉल्ट के लिए। उस पर कितनी लगेगी, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेशन गिवन दिया गया था एनुअल रिटर्न का सीएस को और उसने भी क्या किया, मिसलीड किया, एनुअल रिटर्न को फिल नहीं किया, तो ये एनुअल रिटर्न फिल नहीं करने के बाद तो आपको भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसको भी 50,000 की पेनल्टी लगेगी। किसको, सीएस को। तो ध्यान रहे ये सब क्लासेस जो हैं हमने यहाँ से की हैं, चार्ट बुक से की है, पेज नंबर 28 तक, 25 से 28 तक हमने कंप्लीट किया है। क्लास को देखते देखते चार्ट बुक को जरूर देखिएगा, तभी सेक्शन को रिलेट कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।